एकेडमिक डिग्री के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपकी जस्ट बैचलर डिग्री कंप्लीट हो और हम्म। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी हो और उसका सर्टिफिकेट भी हो तो आप अप्लाई कर सकते फीमेल नर्सेज आर मोर सिलेक्टेड इजीली, जल्दी एडमिशन हो जाता है क्योंकि हैं। फीमेल रियलिटी। नर्सेज, रियलिटी रियलिटी इन बेस के पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते, इंटर्न एडमिशन नहीं ले सकता, आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो क्या चाइना में या हंगरी में भी आपने इस तरह का कुछ क्राइटेरिया फेस किया है? बीएसएन फाइनल ईयर का स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है सीएसई चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए? मिथ या रियलिटी? आपको कुछ आइडिया कि पीएनसी एचईसी उसको किस तरीके से लेते हैं बाहर के एमएसएन को? हंगरी में तो खैर मुश्किल है आपका जाना, लेकिन आप सीएससी पर अगर आप मैरिड हैं और आप सीएससी पर जाते हैं तो आप स्पाउस वीजा ले सकते हैं, लेकिन हम्म। आपको जो अच्छा, नेक्स्ट है कि रिसर्च पब्लिकेशन इज मस्ट फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन सीएसई स्कॉलरशिप या हंगरी स्कॉलरशिप। मिथ या रियलिटी? ये भी उसी तरह बड़ी मिथ, ये भी उसी तरह बड़ी मिथ है जिस तरह ये है कि सिर्फ टॉपर ही इसको हासिल कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने मिस्टर आहद को आज बुलाया है जिन्होंने सीएससी स्कॉलरशिप, हंगरी स्कॉलरशिप और ढेर सारी स्कॉलरशिप में अपना सिलेक्शन हुई है उनकी एमएसएन के लिए। ये एक नर्सिंग के स्टूडेंट है और हम इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी है और इन्होंने कैसे अप्लाई किया, कितना एक्सपेंस आया, इन्होंने कौन सा एग्जाम दिया, कब जा रहे हैं और किस प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है। सो थैंक यू सो मच आहद फॉर कमिंग, एंड थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? थैंक यू सो मच। मेरा नाम आद है, जैसा कि आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जी। है, और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हम्म। फिलहाल इस्लामाबाद से तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में हूँ, पूरी क्लिनिक अस्पताल में मैं इंटर्नशिप इस वक्त कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा जो एडमिशन अभी हुआ है वो है सीएससी चाइना, एंड जो हंगरी का स्टाइपेंडियम हंगरी का होता है वो इन प्रोग्रेस है। गुड हो गया। दोनों में मतलब आपने टेस्ट क्लियर किया और कुछ ना कुछ आपका प्रोसेस चल रहा है और सीएससी में तो आप सेलेक्ट हो गए? जी हाँ, टाइप ए, मैं टाइप ए पर भी सिलेक्ट हुआ हूँ और टाइप बी पर भी। चलिए ठीक है। इवन इवन दो के फाइनल रिजल्ट अभी वेटिंग है, लेकिन तकरीबन जो मुश्किल मरहला था वो पार हो गया। पास हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए आपने इंटरनेशनल एमएसएन क्यों चूज किया, आपने स्कॉलरशिप क्यों चूज किया? पाकिस्तान में भी तो एमएसएन कर सकते थे, तो एमएसएन इन चाइना जाके, हंगरी जाके इतना ट्रैवल करके ये वाला पाथवे क्यों आपने सेलेक्ट किया? देखें कि जो पाकिस्तानी नर्सेज हैं इधर पाकिस्तान में अभी हम्म। एमएसएन होना शुरू हुआ है, हम्म। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, और इवन दो हम्म। के बाहर मुल्क से भी चंद एक लोगों ने किया है। पहले मुझे लगता था, जब मैं अपनी बैचलर डिग्री में था, मैं समझता था कि शायद जो जो मास्टर की स्कॉलरशिप होते हैं या कोई भी स्कॉलरशिप होते हैं ये बाकी प्रोग्राम के लिए होते हैं, नर्सिंग के लिए कोई इस तरह का होता ही नहीं है। अच्छा। मेरे जहन में एक ये मिथ बनी हुई थी। हम्म। तो इसलिए मैंने बैचलर की लेवल पर एक्सप्लोर ही नहीं सोचा ही नहीं कि इस तरह हो हम्म। भी सकता है। लेकिन हम्म। मैं जब 7वें 8वें सेमेस्टर में गया और थोड़ा सा मैंने सर्च करना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि जिस जिस कंट्री में बाकी सब्जेक्ट्स के अगर स्कॉलरशिप आते हैं तो वहाँ नर्सिंग के स्कॉलरशिप मौजूद होते हैं। बस हम्म। ये है कि हम उसको ढूंढते नहीं हैं। ऐसे है। तो फिर जब मुझे मिले, अच्छे स्कॉलरशिप मिले, तो हम्म। जो भी मैं जो ही ग्रेजुएट हुआ, हालांकि अभी मेरी इंटर्नशिप जारी जारी है, तो हम्म। मैंने जो भी स्कॉलरशिप आते गए उनमें अप्लाई करता गया, और मैंने 2 3 स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है। अच्छा। ग्रेजुएट होने के बाद 2 में किया है और 2 में ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट जबरदस्त। मिला है। अच्छा, आपके कोई सीनियर जा रहे थे? क्योंकि मोस्टली ये ट्रेंड होता है कि सीनियर्स एक काम कर रहे हैं, सीनियर सारे सऊदीया जा रहे हैं, सारे जूनियर बैच भी सऊदीया जा रहे हैं, सीनियर कुवैत जाना शुरू में। तो कुछ इस तरह का था कि आपका कोई सीनियर या फैमिली में कोई गया, उसके बाद आपको पता चला कि अच्छा ये भी रोड मैप है? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई अच्छा। इस तरह से सीनियर, एक तो हमारा जो बैच था हम खुद ही सीनियर है, ओह, तो ऐसा है। हमारा इस तरह से कोई सीनियर भी नहीं था, और दूसरा हम्म। कि मेरे पास कोई इस तरह से रोल मॉडल भी नहीं था पाकिस्तान से कि जो नर्सिंग में कभी गया हो, शायद गए होंगे लेकिन मैं नहीं जानता था। हम्म। तो मैंने खुद से ही एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उससे मुझे मोटिवेशन आई कि हाँ हमें भी करना चाहिए। अगर बाकी दुनिया में हर सब्जेक्ट वाले जा रहे हैं, तो अब जब मैं कोई पूछता है कि आपका मेजर क्या है, जब मैं नर्सिंग बताता हूं, लोग शौक होते हैं कि क्या इसके भी लोग जाते हैं। हम्म। तो अब ऐसा ऐसा लोगों को शऊर आ रहा है, और लोगों को भी एक जो सोसाइटी में है ना, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है कि ये लोग भी इस काबिल हैं कि ये भी जा सकते हैं हमारे बराबर। नहीं, ये शौक किनको होता है? ये उधर के प्रोफेसर्स को होता है कि पाकिस्तान के लोग जो सुन के हैरान होते हैं? किस चीज का शौक? अभी आपने बोला ना कि नर्सेस भी जा सकते हैं, मतलब इन लोगों की भी सीट्स हैं, तो ये कौन इस तरह स्टूडेंट्स में ये इस तरह का रुझान है कि नर्सिंग को नहीं मिलती स्कॉलरशिप, बाकी सबको मिल जाती है? हाँ हाँ, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये तो जब से किसी और सब्जेक्ट के स्कॉलरशिप आ रहे हैं, ये भी साथ साथ आ रहे हैं। हम्म। लेकिन हमारे इधर जो हम लोग हैं, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली डिग्री प्रोग्राम काफी लेट बड़े लेवल पर जाकर शुरू हुआ है, हम्म। तो इस वजह से हम एक्सप्लोर ही नहीं करते थे। अब स्टूडेंट ने जब एक्सप्लोर किया है, बैचलर डिग्री प्रॉपर बाकी यूनिवर्सिटियों में आना शुरू हुआ है, तो फिर एक्सप्लोर किया है, तो हमारा रुझान इस तरफ आया है। क्योंकि हमारे अभी भी सोसाइटी में एक मिथ है कि ये जो नर्सिंग है ये डिप्लोमा है। अभी भी ऐसे ही। बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि नहीं ये एक पता। पूरी बैचलर डिग्री है। तो जब हम अभी मास्टर का नाम लेते हैं, तो फिर उन्हें शौक होता है कि वाकई ये पूरी मास्टर्स भी होता डिग्री है। है, जिस तरह वो आगे जाते हैं। जी और हाँ। मोस्टली लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ोगे मास्टर्स में, अभी क्या पढ़ना है तुम लोगों ने नर्सिंग में मास्टर्स में, तो ये भी ना उनके माइंड, एक माइंड सेट है। अच्छा, मुझे जीपीए बताएं कि कौन सा जीपीए रिक्वायर्ड होता है? क्या सिर्फ 4 जीपीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी रियलिस्टिक एंड पे एक एवरेज स्टूडेंट या एक लो एवरेज स्टूडेंट या एक अबव एवरेज स्टूडेंट कौन सिलेक्ट होता है और किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? 4 जीपीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी रियलिस्टिक एंड पे एक एवरेज स्टूडेंट, कौन सिलेक्ट होता है और किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं?
देखिए, अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, जैसे मैंने दो स्कॉलरशिप एक्सप्लोर अभी तक काफी हद तक किए हैं और बहुत रिसर्च किए, एक चाइना का सीएससी स्कॉलरशिप फुली फंडेड हम्म स्कॉलरशिप एंड दूसरा हंगरी का स्कॉलरशिप। तो हम्म। इसमें दो, हंगरी में तो एक ही पाथ है, लेकिन सीएससी में दो पाथ हैं। ठीक और है। जो फर्स्ट पाथ है जो मैंने चूज किया, हालांकि मेरा दोनों पाथ मैंने ट्राई किए और दोनों में सक्सेस मिली है, लेकिन जो माशाल्लाह। फर्स्ट पाथ है उसमें आपकी सीजीपीए कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने ठीक एचईसी है। का टेस्ट दिया, आपके मार्क्स एचईसी ने आपको नॉमिनेट कर दिया, यूनिवर्सिटी को कोई कंसर्न नहीं कि आपकी सीजीपीए कितनी है, 3 है, 2.8 है, 2.9 है, कुछ भी है, आप जा ठीक है। सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पाथ है हम्म उसका भी, इवन तो बहुत सारे लोग हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जो 2.8 पर भी गए हैं, जो टाइप बी है, हम्म लेकिन उसका अगर आपकी सीजी पे जितनी ज्यादा अच्छी होगी तो आपकी वैलिडिटी उतनी अच्छी होगी और प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आपको लेने की ज्यादा होगी। तो हम्म। हाँ, 3 CGPA इज इनफ, आप इसके ठीक ऊपर है। कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2.8 का तो मैंने भी देखा हुआ है, मेरा भाई का में सिलेक्शन हुआ था मास्टर्स में, लेकिन उसका प्रोग्राम कोई और था। अच्छा, मुझे बताएं कि एक्सपीरियंस नेसेसरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हम सबको पता है कि एमएसएन आप फ्रेश ग्रेजुएट नहीं कर सकते, इंटर्न एडमिशन नहीं ले सकता, आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो क्या चाइना में या हंगरी में भी आपने इस तरह का कुछ क्राइटेरिया फेस किया है? देखिए, ये इस तरह का सवाल है जिसने शुरू से ही, जब मैं इसको अप्लाई करने लगा तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, तो मैं अपने हम्म कॉलेज गया तो सबके जहन में यही बात होती है कि भाई आपके पास तो पीएनसी कार्ड नहीं है, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये किस तरह हम्म 2 साल का, मुझे कहते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 3 साल का चाहिए हम्म होता है। तो हम्म क्योंकि पाकिस्तान में 2 साल का चाहिए होता है, 2-3 साल का, तो हर किसी के माइंड में ये सोचती है कि हर जगह ही चाहिए। हालांकि ये जो इंटरनेशनल जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, हाँ कुछ ममालिक स्कॉलरशिप हैं जो एक प्रोफेशनल्स के लिए हैं, उनके लिए तो चाहिए। लेकिन हम्म जो एकेडमिक डिग्रियां हैं, अगर आप नर्सिंग की भी दो तरह की डिग्री होती है, एक हम्म प्रोफेशनल डिग्री, एक एकेडमिक डिग्री। हम्म तो एकेडमिक डिग्री के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपकी जस्ट बैचलर डिग्री कंप्लीट हो और हम्म। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी हो और उसका सर्टिफिकेट भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। अच्छा, प्रोफेशनल डिग्री कौन सी है और एकेडमिक डिग्री कौन सी है एमएसएन में? देखिए, एमएसएन जो होता है प्रोफेशनल, ये होता है कि आपने, हम्म जैसे हम इधर डिग्री ये करते हैं, तो प्रोफेशनल में ये होता है कि आपको क्लिनिकल एरिया में ज्यादा रहना पड़ता है, आपको हम्म एज ए जो एडवांस स्किल्स हैं, आपकी स्किल्स हम्म। पर फोकस किया जाता है। ठीक लेकिन है। जो एकेडमिक डिग्री है उसमें आपकी जो थ्योरी है और जो हम्म। आपका रिसर्च है उस पर फोकस किया जाता है। सही। ठीक हो, यानी जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग है वो उसमें आएगा प्रोफेशनल में, और जो थीसिस जिसमें हम करते हैं रिसर्च करते हैं एमएसएन, वो हमारा इसमें एकेडमिक वाले में आएगा। जी बिल्कुल, जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग है ये हम्म। जो हंगरी का है, ये चाइना नहीं करवाता, हंगरी करवाता है। चाइना भी करवाता है लेकिन वो चाइनीज जुबान में करवाता है, क्योंकि ओके। आपने उनके डायरेक्ट पेशेंट को केयर देनी होती है, तो आपकी उनकी हम्म नेटिव जुबान आनी चाहिए, क्योंकि हंगरी हम्म यूरोपियन ममालिक है और उधर इंग्लिश काफी समझी और बोली जाती है, तो इस हम्म वजह से आप उधर प्रोफेशनल डिग्री जो एडवांस प्रैक्टिशनर नर्सिंग एपीएन है वो कर सकते हैं आप हम्म। हंगरी में। लेकिन चाइना में आप एकेडमिक डिग्री में ही एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो मास्टर डिग्री है उसके इक्वलेंट डिग्री है। हाँ सही। अच्छा, ये इक्विवेलेंस मिल जाती है बाद में, यानी पीएनसी इसको रिकग्नाइज करता है, यानी अब कुछ लोग होते हैं वो कहते देखिए हैं हम बाहर इनका जाके, बाहर से इसका जो पाकिस्तान आके काम करेंगे, और कुछ जी कहते नहीं हम बाहर जाके। क्योंकि जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल नहीं, करें। बस ये पूछना चाहती है कि कोई वापस आके कंटिन्यू करना चाहता है एमएसएन के बाद, तो क्या डिग्री वेरीफाई होती है पीएनसी? आपको कुछ आइडिया कि पीएनसी एचईसी उसको किस तरीके से लेते हैं बाहर के अ, एमएसएन को? जी, जब मैं ये कर रहा था तो मुझे भी ये सबसे बड़ी फिक्र थी, और शायद आपको भी याद होगा, मैं आप कांटेक्ट था तो आपने मुझे कहा था कि आप उस वक्त वाले मेरा एडमिशन मतलब इनिशियल फेजेस में था, तो आपने कहा था कि ट्राई करना है कि जो पीएनसी से रिकग्नाइज हो तो आपने उसमें जाना है, क्योंकि बाद हम्म में आपके लिए कोई मसला है। तो मैंने इस पे काफी रिसर्च की, और मैंने जो कुछ लोग चाइना से पीएचडी भी करके आए हुए हैं, हम्म तो मैं वो पाकिस्तान से हैं, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई इस तरह की जरूरत नहीं है। पीएनसी हम्म तकरीबन जो भी पीएमडीसी जिनको रिकग्नाइज, या जो जिनको एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी को करता है, तो पीएनसी उनको रिकग्नाइज कर लेता है। उसका ये हम्म होता है, आपने उधर से जब डिग्री लेकर आते हैं तो आपने एचईसी से इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है। हम्म इक्वलेंसी सर्टिफिकेट जब आपको एचईसी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि हम्म। एचईसी उन यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज कर रहा होता है, तो अच्छा फिर अच्छा। आपने नर्सिंग काउंसिल में जाकर वो हम्म इक्वलेंसी सर्टिफिकेट देना होता है। तो पीएनसी भी फिर आपके जो इंस्टीट्यूट है उसको हम्म ईमेल लिखेगी या हार्ड कॉपी के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन करेगी, जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वो आपको इधर आपकी ऐड कर देंगे लाइसेंस में कि आप मास्टर नाइस। आपका कंप्लीट है। ये तो इवन बेटर। अच्छा, मेरी ना एक मैडम थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से किया था, मास्टर्स किया था। उनसे हमने पूछा था, मैंने उनसे पर्सनली पूछा था, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आई ना उनका मास्टर्स एक्नॉलेज नहीं हुआ, उन्होंने 17 पे प्रमोट होना था, लेकिन सिर्फ उसकी डिग्री की वैलिडिटी नहीं थी। फिर उन्होंने बाद में मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में एमएसएन स्टार्ट किया है, क्योंकि वो वाला एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। लेकिन ये हमें पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से करके आता है, तो उसका एमएसएन कितना ही अच्छा, कितने अच्छे लेवल का होगा, लाइक वो। लेकिन पाकिस्तानी पीएनसी ने नहीं उसको एक्नॉलेज किया। तो फिर मैंने मैडम से पूछा था कि देखिए, आप किस तरीके से, अगर हमने करना है तो हमने क्या करना है, तो मैडम ने मुझे कहा था आप देखें जिससे पीएनसी वेरीफाइड है, आपने सिर्फ वहां से करना है। तो मेरे जहन में ये चल रहा था, इसलिए अच्छा मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, वरना मुझे डायरेक्टली चाइना का उस तरीके से आइडिया नहीं था। अच्छा, उसका भी बिल्कुल आपने मुझे ये बात भी बताई थी, तो उसका ये होता है कि या तो वो पहले डिग्री करके आई थी, और या तो क्योंकि जो पीएनसी है ना, ये अगर हम इस हिसाब से देखें कि जिनको पीएनसी रिकॉग्नाइज करता है, तो हम्म पीएनसी अभी तक वही उन्हीं इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज लिस्ट में डाला हुआ है
जहाँ से कोई ना कोई स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट कर चुका है, जहाँ से किसी ने नहीं की। इवन के बहुत सारी टॉप रैंक टायर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे QS रैंकिंग में जो 100 मतलब फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज है, उनको भी तो PNC नहीं कर रहा। क्यों? अच्छा क्योंकि उनसे स्टूडेंट आ ही नहीं है इनके पास। अच्छा अच्छा। इनके पास जिस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आता है, फिर ये हम्म, उसको एवेलुएट करते हैं, HEC रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, PMDC हमारा जो है, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्यादातर ये प्रोग्राम करवा रही होती है, तो हम्म, PMDC भी रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम्म, PNC ना उसको रिकॉग्नाइज करे। हाँ, देर हो सकती है कि हम्म, अगर कोई प्रमोशन में जा रहा है तो उसे तो अर्जेंट ही चाहिए होगा ना वैसे ही है। रिकग्निशन, लेकिन हम्म, उसमें फिर थोड़ा देर लगेगी, लेकिन हो सही है। जाता है। चलो गुड, अच्छा किया ये आपने हाईलाइट ऐड की। अच्छा, लोग अक्सर समझते हैं कि हमने बाहर जाना है तो आइल्स करना ही करना है, OET करना ही करना है, तो कौन सा इंग्लिश लिंग्विस्टिक हमें एग्जाम चाहिए अगर हम MSN में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आपको जस्ट, हम्म, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो भी बैचलर डिग्रीज हैं वो इंग्लिश मीडियम होती हैं, हम्म, इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो हम्म, आप जस्ट अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेते हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश थी, दैट्स ठीक है। इनफ। आप चाइना में जितनी यूनिवर्सिटीज है वो भी एक्सेप्ट करते हैं। इवन के हम्म, बहुत सारी चाइनीज यूनिवर्सिटी में मैं देखा है कि जिन्होंने मीडियम इंस्ट्रक्शन को, बाजू का हमें ये होता है ना कि हम जब यूनिवर्सिटी के ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश का कौन सा चीज एक्सेप्ट कर रही है। तो हम्म, उधर लिखा होता है कि आइल्स हो, टोफिल हो और इस तरह के बाकी एग्जाम OET हो, तो उन्होंने मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा होता, हालांकि वो रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। अच्छा बहुत सारे, अच्छा। अभी मैंने फिर उनको ईमेल जब की है, मैंने पूछा है तो उन्होंने हम्म, कहा अगर मीडियम इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है तो आप हम्म, अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड हंगरी है। में भी आप मीडियम इंस्ट्रक्शन की बेस पे कर सकते हैं, आप चाइना में भी मीडियम इंस्ट्रक्शन की बेस पे हर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। हाँ, हम्म, चंद एक ममालिक हैं, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, UK हो गया, इनमें आपको आइल्स या टोफिल या OET जो है ये चीजें दरकार होती हैं। आपने क्या लेकिन किया? ज्यादातर ममालिक, मैंने इस टाइम कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट आपने आइल्स मीडियम नहीं किया, इंस्ट्रक्शन OET में। नहीं किया, टोफल कुछ भी नहीं किया, इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज नहीं सर्टिफिकेट पे किया। आपके एडमिशन हो रहे हैं जहाँ भी हो रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वो बाद में आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जज कर लेते हैं कि आया कि इसकी इंग्लिश इतनी B2 लेवल की है भी कि नहीं है। हम्म, तो उससे हो जाता है आराम से। और उनकी इंग्लिश हमसे ज्यादा बुरी होती है, सो आपको इस कोई भी परेशान ना हो कि हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनकी इंग्लिश हमसे बुरी है। ठीक है। अच्छा, मुझे डिसीजन तो आपने बता दिया कि आपने देखा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह डिसाइड किया आप चाइना की तरफ जाना चाह रहे हैं, हंगरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, या लेट्स से कोरिया है, थाईलैंड है, कितनी सारी कंट्रीज हैं, तो ये ही दो कंट्रीज क्यों, पर्टिकुलरली चाइना या ठीक है, हंगरी? इसके पीछे कोई खास इस तरह का लॉजिक नहीं है, और ना हम्म, ये बात है कि ये कंट्रीज कोई इस तरह आसान है इनमें स्कॉलरशिप लेना। हम्म, वजह उसकी ये है कि जून में ग्रेजुएट हुआ, अभी सितंबर में पिछले साल 2025 में हुआ, तो उसके बाद यही दो स्कॉलरशिप हैं जो ओपन हुई हैं। अच्छा और अच्छा। कोई स्कॉलरशिप ओपन ही मेरे अभी होते नहीं हुई, अभी होंगी जब आगे आकर, अभी मार्च में अभी मैक्स स्कॉलरशिप खुलेगी। अभी GKS कोरिया की खुली है, उसकी मैं इसलिए हम्म, अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। और अच्छा। ये भी मैं क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो अभी ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो आप हम्म, बगैर डिग्री के भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस ओह, ऐसा कोई इशू नहीं है। नाइस नाइस। अच्छा, तो अच्छा मुझे प्रेपरेशन फेज बताएगा कि अच्छा आपने देखा इसकी स्कॉलरशिप चाइना की आई है, हंगरी की आई है, तो आपने फिर किस तरीके से सर्च की, गूगल पे किया, किससे पूछा, किसको पैसे दिए, किसी कंसल्टेंट से करवाया, किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया? ठीक है, जब मुझे पता चला कि ये स्कॉलरशिप आई है तो हम्म, किसी भी मैं कंसल्टेंट के पास नहीं गया ना किसी से। हम्म, जस्ट मैंने कुछ यूट्यूबर अच्छे अच्छे हैं, चाइना के लिए भी कुछ यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, बाकी हम्म, ममालिक के लिए भी जो बहुत अच्छे हैं, वो मतलब यूट्यूबर जो उधर खुद पढ़ रहे हैं तो वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कंसल्टेंट की। हम्म, कंसल्टेंट होता है जनरल, उसको इतना आइडिया नहीं होता कि उस, अब CSE के बारे में वो बंदा मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेगा जिसने CSE अचीव कर लियो, या कम से कम उसने कभी CSE के लिए अप्लाई किया हो खुद हम्म, से। हम्म, हम्म, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने जस्ट यूट्यूब मटेरियल यूज किया और खुद ठीक है। चैट GPT से कुछ रिसर्च की और इस तरह से मैंने अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि हमने लास्ट टाइम ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कितना कितना टाइम लगता है या कितना अरसा लगा आपको इन सब चीज़ों में अप्लाई करने में, और आपने किस तरीके से कितना टाइम लगा के, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, डेली आप 4 घंटे बैठते थे, 2 घंटे बैठते थे, या बस एक दिन में आपने हफ्ता बैठ के आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया? देखें, कोई भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए हो तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ती है, और ऐसी हम्म, स्कॉलरशिप और ऐसे सब्जेक्ट में जो अभी लोगों को पता ही ना हो, क्योंकि लोग आपके सीनियर, आपके पास मेंटोर नहीं मौजूद। वैसे केमिस्ट्री ही। का अगर कोई बंदा है तो उसके पास केमिस्ट्री वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे हम्म, जो मास्टर पे गए हुए हैं, जो PhD पे गए हुए हैं। लेकिन हम्म, मेरे एक्सेस में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कभी नर्सिंग पर भी मास्टर में अप्लाई जिसने स्कॉलरशिप में किया हो। तो हम्म, मैं तो जूं ही ग्रेजुएट अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में था, 8वें सेमेस्टर में, तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी थी। हम्म, और इसमें अगर आप, मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन की बताऊं जो एक नॉर्मल बंदा, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ तो लोगों को फायदा हो जाएगा इससे कि वैसे ही। क्या करना है। लेकिन हम्म, अगर मेरे बताने के बावजूद भी जो आपको टाइम ड्यूरेशन रिकवर होगा वो होगा सितंबर से लेकर हम्म, आपको जनवरी तक। आपने कोशिश करनी है, एक जान जोखिम पे डालना है, क्योंकि आप अगर CSE की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रोफेसर को मेल करनी होती है, आपने एक्सेप्टेंस लेनी होती है, इसमें आपको रोजाना की बेस पे काफी जो प्रोफेसर है उनको मेलिंग करनी पड़ती है, तो आपको 2 से 3 महीने इसमें लग जाते हैं। और इसमें सिर्फ ये एक स्कॉलरशिप नहीं, आप बाकी स्कॉलरशिप पर भी साथ साथ अप्लाई भी करते रहते हैं, और आप उसमें जो है उसमें बाकी स्कॉलरशिप ढूंढते भी रहते हैं कि कहाँ पे आ रही हैं,
कब खुल रही हैं, तो ये सारा आपका जो होता है लग जाता है हम्म। इतना टाइम ड्यूरेशन। 2 महीने तो लग जाते हैं। 2 महीने आपने दिन रात काम नहीं करना, आपने ये रोजाना के 5 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट निकालने हैं, आधा घंटा हम्म। निकालने हैं, बस दैट्स इनफ। लेकिन आप सितंबर से, और अभी जिस तरह मार्च अप्रैल हो रहा है, जनवरी मैं तक आप सितंबर से कंप्लीट। मैंने जो सितंबर से जनवरी तक किया है, जी हाँ, क्योंकि तब तक मैंने जहाँ भी अप्लाई करना था मैंने कर लिया था। नाइस। अच्छा, और कितने प्रोफेसर्स को ईमेल की, जिसने आपने बताया एक कैटेगरी होती है चाइना की, जो प्रोसेस होता है उसमें अप्लाई करना होता है, तो आपने कितने प्रोफेसर्स को ईमेल की थी? देखिए कैटेगरी तो दो है, टाइप ए हम्म। एंड टाइप बी। टाइप हम्म। ए को हम अभी डिस्कस खैर करेंगे, हेड का टेस्ट को। तो हम्म। लेकिन अगर मैं आपको टाइप बी की बताऊं, जिसपे कोई आपको टेस्ट रिकवर नहीं है, क्योंकि बाजू का बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमने टेस्ट नहीं दिया, या हम कैसे दें कि हमारे पास टाइम प्रिपरेशन का नहीं है, तो आपने जो प्रोफेसर को फिर मेलें करनी होती टाइप बी के लिए। हम्म। तो मैंने कम से कम जो, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटीज एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स के कम करवा रही हैं, तो हम्म। मैंने तकरीबन कोई 300-400 प्रोफेसर को मेल की हैं, हम्म। जिनमें से मुझे तकरीबन 7 से 8 प्रोफेसर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और हम्म। 6-7 प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस दी है। जबरदस्त। यानी कि आपने 300 से 400 मेल्स लिखी हैं प्रॉपर प्रोफेसर्स को। जी बिल्कुल। तो आप डिमोटिवेट नहीं हुए स्टार्ट में कि मैंने एक को कर दिया, दो को कर दिया, रिप्लाई नहीं आ रहा, तीन को कर दिया, चार अच्छा को कर दिया, लोग तो छह देखिए, करके बस कर। ये मरहला जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा आपके लिए मोटिवेटिंग भी होता है और डीमोटिवेटिंग भी होता है एट टाइम। हम्म। वो इसलिए कि जब आप रोजाना की बुनियाद पे मेलें कर रहे होते हैं, तो आपको प्रोफेसर रिप्लाई नहीं कर रहे होते। मैंने एक दिन 50 मेलें की, किसी का अगले दिन मैं इसमें था कि कोई ना कोई रिप्लाई आया होगा, लेकिन ईमेल चेक की कोई नहीं आया, स्पैम फोल्डर चेक किया कोई नहीं आया। हम्म। तो जब बंदा 2-4 दिन इस तरह करता है, बहुत सारे, अगर मैं आपको बताऊं कि 70% लोग चंद दिनों बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। हम्म। लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट रखा, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा था कि मैंने इसको, अगर बाकी सब्जेक्ट वाले लोग एक्सेप्टेंस लेकर जाते हैं तो मैंने भी जाना है। तो मैं करता जबरदस्त। रहा, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि जिसको मैंने अगर नवंबर 1 को मेल की थी, तो उसका रिप्लाई मुझे नवंबर 30 को आया है। तो एक एक महीना भी लग जाता है प्रोफेसर को आपको रिप्लाई करने में। ठीक है। और तो कौन हाँ, सी ये ईमेल, होता है। जीमेल और यूज किया आपने या कोई और प्लेटफॉर्म यूज किया था? देखिए, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जीमेल यूज ना करें या कुछ और करें, लेकिन मैंने जो थी जीमेल यूज की है, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज प्रोफेसर जिन्हें स्टूडेंट लेने होते हैं, तो उनके पास जो होता है वो वीपीएन भी यूज कर रहे होते हैं, उन्हें पता, या उनकी जो मेल्स होती हैं वो एजुकेशनल मेल्स होती हैं, और एजुकेशनल मेल्स के लिए आपका जीमेल हो या कोई भी मेल हो प्रोवाइडर हो, तो वो हम्म। आपका सेंड हो जाती हैं, उनके पास रिसीव भी हो जाती हैं। तो हम्म। मैंने खुद जीमेल यूज की है। नाइस। आप बाकी तो भी, आउटलुक हो गया, आप याहू हो गया, बाकी भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्योंकि हमारी कॉमन यूज में जीमेल है, तो जीमेल भी ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक। और जो आप लिखते थे उसको ईमेल, उसमें क्या क्या लिखते थे या क्या क्या सेक्शन थे उस ईमेल के? हाँ, ये सबसे अहम है, क्योंकि इसके बगैर, इसी की बेस पे ही आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है। तो हम्म। आपने कोशिश करनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, पहले आपने प्रोफेसर की प्रोफाइल को सर्च करना है। हर ठीक है। यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रोफेसर, जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, उनकी प्रोफाइल दी हुई होती है। आपने उसको सर्च करना है, देखना है कि ये प्रोफेसर का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, उसका मेजर क्या है। मीन्स हम्म। कि वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में उसका सुपरवाइज कर रहा है, वो मेंटल हेल्थ में कर रहा है, वो किसी और सब्जेक्ट में, अडल्ट में कर रहा है, या किस में कर रहा है। फिर आपने मेल भी, आपको आपने उसी को उसी के मुताबिक लिखनी है। ये नहीं कि आपने एक जनरलाइज मेल बनाई और हम्म। आपने 100 प्रोफेसर को सेंड कर दी। अगर आप इस तरह करेंगे, तो फिर आपको रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा। फिर आप हम्म। पछताएंगे, आप डिमोटिवेट भी होंगे। लेकिन अगर हम्म। आप हर किसी को जनरलाइज की बजाय स्पेसिफाइज स्पेसिफाइज जो मेल करेंगे, तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो बहुत अच्छा होगा। सही। यानी अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम आपकी कोई एक आधी ईमेल जो जिस पे रिप्लाई आया प्रोफेसर का, हम वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कि अगर वो कमेंट में बताते हैं, या हम उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, कि अगर आप हाँ नर्सिंग में हाँ बीएस जी, किया हुआ है और आप एमएस करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से, एक आइडिया के लिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना डेफिनेटली, एक आइडिया के लिए कि किस बिल्कुल तरीके से आप बात कर सकते हैं प्रोफेसर से। बिल्कुल। वो मैं आपको टेम्पलेट उसका या स्क्रीनशॉट या कुछ भी शेयर कर दूंगा, तो आप फिर लगा लेंगे, जिसमें मैंने मेल जो ऊपर किया और जो रिस्पॉन्स आया हुआ है, आपको फिर उससे देखने वालों का आइडिया हो जाएगा। गुड हो गया। कोई इशू अच्छा, नहीं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे टाइप ए के बारे में बताया। आपने बताया दो टाइप्स होती हैं। टाइप बी में सीएससी चाइना स्कॉलरशिप में आप मेल्स करते हैं प्रोफेसर को और वो आपको डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, और टाइप ए में कोई एग्जाम होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को? हाँ जी, अब हम सीएससी को डिस्कस करें, तो ये दो तरह की होती है, एक टाइप ए और टाइप हम्म। बी। ठीक टाइप है। जो ए होती है वो आपकी होती है एचईसी के थ्रू, मतलब आपका एचईसी जो होता है डायरेक्ट, क्योंकि हर मुल्क के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन होते हैं। ठीक वो है। उनको स्कॉलरशिप, एक मखसूस कोटा होता है स्कॉलरशिप का जो दे रहा होता है। तो हम्म। जो टाइप बी होता है वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन होता है। दो बात होते हैं, एक कंट्री रिकमेंडेशन या एम्बेसी रिकमेंडेशन, और दूसरा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। ठीक है। तो जो टाइप ए होता है, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि टाइप ए आसान है या टाइप बी, तो मैं हमेशा कहता हूँ टाइप ए आसान है। वो क्यों? क्योंकि जब आपने जस्ट एचईसी, अपने इदारे को एक टेस्ट देना है, और हम्म। टेस्ट में जब आप नंबर ले लेते हैं, तो फिर आगे का सारा प्रोसेस एचईसी की जिम्मेदारी है, आपका फिर जिम्मेदारी नहीं है प्रोफेसर को ढूंढना। हम्म। अगर आपके पास प्रोफेसर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, तो इट्स ओके। जब हम्म। आपको आपकी जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो रिकमेंड करके भेजेगी, नॉमिनेट करके आगे सेंड करेगी यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी का काम है आपके लिए प्रोफेसर तलाश करना। लेकिन जो जबरदस्त। टाइप बी है वो इसके बिल्कुल उलट है। उसमें हम्म। आपको प्रोफेसर को ढूंढना है, उसे राजी हम्म। करना है, मुतमईन करना है, वो आपसे खुश होगा, आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा। उसके बाद आप फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अप्लाई करते हुए जो उनका यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर ऐड करेंगे, इंटरनेशनल ऑफिस उसको चेक करेगा, हम्म। और वो प्रोफेसर से कांटेक्ट करके फिर आपको जो है प्री एडमिशन लेटर देगा उसकी बुनियाद पर। और फिर प्री एडमिशन लेटर जब आपको मिल गया,
तो वो हम्म अपनी जो सीएसई एक गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट का इदारा है जो हम्म स्कॉलरशिप अवार्ड करता है। तो हम्म जो टाइप ए है उसमें हमारा जो एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी या एचईसी, ये सीएसई को हमारा नाम दे देता है, और जो हम्म, टाइप बी है उसमें यूनिवर्सिटी सीएसई को हमारा नाम दे देती है। सही। ये अच्छा, इसका अब जो वर्क करता नॉमिनेटिंग बॉडी आपने बताया एचईसी है, अब है। किस तरीके से हम चाहें कि एचईसी हमारा नाम आगे फॉरवर्ड करे, यानी कौन सा एग्जाम है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, आपके कितने मार्क्स थे, कितनी दफा दें, किस तरह का प्रोसीजर होता है, हैट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, ये इसके लिए जो एग्जाम चाहिए होता है उसका नाम है हैट, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो ये जो हमारा एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन है वो साल में 4 मरतबा इसको कंडक्ट करता है। ठीक है। और इसकी जो, अगर मैं फीस की बात करूं तो कोई ज्यादा फीस नहीं है। और अपने इसकी जो प्रिपरेशन है निहायत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरलाइज सा टेस्ट है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका मेजर क्या है। कोई किसी का हम्म मेजर इंग्लिश है, किसी का मेजर नर्सिंग है, एमबीबीएस है, किसी का फार्मेसी है, कोई भी है, एनीवन। हम्म वो जनरलाइज सा टेस्ट होता है। आपने उसको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है, हम्म, यूट्यूब से वीडियोस देखनी होती हैं, और या आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपके बहुत काम आता है। ठीक है। क्योंकि उसमें मैथ होती है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, और इंग्लिश होती है। 3 उसके पार्ट होते हैं, और उसमें आपने फिर कोशिश करनी होती है। क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क तो 50 है, लेकिन ठीक है। 50 की बुनियाद पर कभी कोई नॉमिनेट नहीं होता। आपको ठीक है। जो कंपटीशन है उसमें आने के लिए आपको कम से कम जो 70 प्लस और 75 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक और है। इसमें जो आपने मतलब अप्लाई करना, कितनी दफा आप दे सकते हैं, तो आप जितनी दफा चाहे दे सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। किसी नहीं कहता कि आपने 1 दफा दिया, 10 दफा हम्म दिया, 50 दफा दिया, कोई मैटर नहीं करता। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको तकरीबन 3 दफा दिया है। हम्म और मेरे जो मार्क्स थे वो हर दफा जो आ रहे थे, मतलब अच्छे तो आ रहे थे, लेकिन एज कम्पेयर टू वो जो मैं चाह रहा था वो नहीं आ रहे थे। एक दफा हम्म 65 आ गए, 67 आ गए, 69 आ गए। हम्म, और जो फिर मैंने लास्ट दफा दिया था उसमें 74 मेरे आए थे। माशाल्लाह। 74 तो तो बहुत अच्छे जी, मार्क्स हैं, मतलब 74 इस तरह के मार्क्स हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म तकरीबन, हाँ जी, राइट? बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, और मुझे बताएं कि अभी बहुत सारे लोग अगर कहते हैं कि हमने तैयारी करनी है, हमें समझ नहीं आ रही, हार्ड की तैयारी है या न्यूमेरिकल रीजनिंग, या सारे बच्चे यूट्यूब से देख के आपको लगता है एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या उनको आप जैसे किसी टैलेंटेड बंदे की जरूरत है जो गाइड करें कि अच्छा इस तरह तैयारी करनी है, इस तरह तैयारी करनी है। देखिए, इसके लिए जो है मैं ये कहूंगा कि मेंटोर जो होना जरूरी है। ठीक आप है। मेंटोर के बगैर इस टेस्ट को नहीं वो कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। हम्म क्योंकि आपको मेंटोर बताता है, एचईसी का कोई जनरलाइज सा टेस्ट है, लेकिन वो ज्यादातर जो है हमारी जो मतलब रियल वर्ल्ड है उसी से मुतालिक सवाल होते हैं। जो हम्म हमारा मैट्रिक थी उसकी बेस पर होते हैं, लेकिन टेक्निकल होते हैं। अगर हम्म आप किसी मेंटोर को चूज नहीं कर रहे होते तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म आप इवन दो कि आप डिफरेंट जो पब्लिशर हैं उनकी बुक्स भी परचेज करके उसको कर सकते हैं तैयारी, लेकिन आपको कोई अगर मेंटोर मिल जाए तो वो हम्म, आपके लिए फिर निहायत ही आसान हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो, क्योंकि यू सेट और हैट जो होते हैं एक जैसे टेस्ट होते हैं। मैं ठीक यू सेट भी पहले दे चुका था, और मेरा एक नाइस। साथ मेट था जिसने, जब मैं देने लगा तो उसने मुझे बता दिया था, क्योंकि वो खुद पहले ट्राई कर चुका था कि ये इस तरह से होता है। बस उसने मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी, जबरदस्त। तो फिर उसी के बेस पर फिर आराम से हम हो गया टेस्ट। सही। इतना अच्छा, मुश्किल नहीं है। सही हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने खुद नहीं अप्लाई किया था, उनको किसी कंसल्टेंट्स ने या एजेंसीज ने उनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी। तो आपका टेक इसमें क्या है कि हमें खुद अप्लाई करना चाहिए, किसी के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, या जो मर्जी चूज करें? देखें, अप्लाई सबसे बेहतरीन तो ये है कि अप्लाई आप खुद करें। ठीक है। कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी कंसल्टेंट को अपने पैसे दें और उनसे हम्म अप्लाई करवाएं। ठीक अगर है। आप, क्योंकि जब आप खुद कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोफेसर से डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है, आप जानते होते हैं प्रोफेसर की साइकोलॉजी आपको पता होती है, उसकी जो वो आपकी साइकोलॉजी उसे पता होती है, तो वो आपका सही लिंक बना हुआ होता है। ठीक है। लेकिन अगर जैसे बाकी सब्जेक्टों से हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है, वो क्यों? क्योंकि बाकी डिग्रीज जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। अब हम्म किसी ने केमिस्ट्री की हुई है, उसकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। हम्म लेकिन हमारे लोग जो होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं। हम्म लाइक ये बैचलर के बाद बहुत सारे लोग जॉब करने शुरू हो जाते हैं, उनके पास हम्म इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद इतना टाइम दे सकें, हम्म, मेले कर सकें। तो अगर वो लोग खुद भी, अगर उन्हें इल्म अपने नॉलेज रखें और कोई बंदा हायर कर लें जो उनके लिए अप्लाई कर दे, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी कोई बड़ी बात ठीक है। नहीं है, ना इतनी ठीक बुरी है, अगर बात भी आपके नहीं पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं जॉब में, और आपका बस इतने सालों से सोच रहे हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो पहले तो खुद कोशिश करने की, अगर नहीं होता तो फिर किसी से आप सर्विसेज लेके या उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, इंटरव्यू सिलेक्शन फेज, इंटरव्यू जरूरी होता है? इंटरव्यू के बगैर पास हो जाते हैं? किस कैटेगरी में इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइएगा। देखिए, हम चाइना की बात कर रहे हैं ना, सीएससी की। तो हम्म, सीएससी में इंटरव्यू डिफरेंट तरह का हो सकता है और डिफरेंट लोग ले सकते हैं। वो इस तरह से कि ठीक है। अभी हम स्पेसिफिकली टाइप बी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कर रहे हैं। टाइप ए के लिए इंटरव्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो मैं हम थोड़ी इसको टाइप बी के बाद टाइप ए को डिस्कस करते हैं, ठीक क्योंकि है। ज्यादातर लोग, मुझे पता है कि टाइप बी के लिए जाते हैं, क्योंकि वो, हम्म हालांकि एचईसी का मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप एचईसी वाले रूट पे जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग के लिए वो थोड़ा सा दुश्वार रास्ता होता है। ठीक है। तो जो टाइप बी है उसमें, अगर जब आप एक्सेप्टेंस के लिए प्रोफेसर को मेल करते हैं तो आपका इंटरव्यू, क्या आपको मेल करता है कि हम मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो ठीक आपका है। इंटरव्यू ले सकता है। हम्म, बहुत सारे प्रोफेसर इंटरव्यू नहीं लेते, वो ऐसे ही आपको एक्सेप्टेंस आपकी मेल की बुनियाद पर या आपसे बातचीत करके आपको दे सकते हैं, या ठीक आपसे है। प्रपोजल लिखवा के आपको दे सकते हैं। मुझे याद है कि इसी दौरान जब मैं प्रोफेसर को मेल कर रहा था तो एक प्रोफेसर थी,
उसने यकीन करें कि उन्होंने मुझसे प्रपोजल मांगा, मैंने दिया, उन्होंने उसमें फिर उनको रिव्यू किया, फिर उसने गलतियां निकाली, मुझे बताया, फिर मैंने रिव्यू किया, ओह माय और इसी गॉड। तरह करते करते उन्होंने मुझसे 10 रिव्यू करवाए हैं। और वो एक दफा मुझे बता रही थी कि वो किसी अपने ट्रिप पर गई हुई थी किसी दूसरे सिटी, और मुझे बता रही थी कि मैं होटल में बैठकर लैपटॉप खोलकर आपको ये आपका जो रिव्यू है वो कर रही हूँ। तो चाइनीज प्रोफेसर बहुत मेहनती हैं, वो आपकी कदर करते हैं और आपके टाइम की भी कदर करते हैं। नाइस। और आपसे तो किसी ने टाइप जो कैटेगरी बी में इंटरव्यू लिया था, यानी जिस तरह ये फीमेल प्रोफेसर जी, थी इसके जो अलावा? ये तो प्रोफेसर का इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑफिस का जो इंटरव्यू रेशियो वो ज्यादा है। जब आप प्रोफेसर एक सर्टेन दे देता है और यूनिवर्सिटी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू कर रही होती है, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है। तो हम्म। उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटियां करती हैं और कुछ नहीं करती, लेकिन ज्यादातर करती हैं। ठीक है। तो मेरे भी इंटरव्यू तकरीबन जो जहां जहां मैंने अप्लाई किया हर जगह इंटरव्यू में मेरा हुआ है। इवन टाइप ए पर भी हुआ है और टाइप बी पर भी हुआ सही। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते थे आपसे, क्या चीज जज है। करते थे बताते थे आप सिलेक्ट हुए हैं, नहीं सिलेक्ट हुए तो क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? हाँ जी, जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो ज्यादातर आपकी जो होती है मोटिवेशन चेक कर रहे होते हैं, आपका हम्म। जुबान स्पीकिंग स्किल चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आपको कुछ पता भी है कि नहीं है, या आपने ऐसे ही बस उठे और आपने अप्लाई कर दिया। हम्म। उसमें दरअसल आपसे पूछते हैं, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं आप चाइना क्यों आ रहे हैं, आपका मेजर आपने ये क्यों सिलेक्ट किया, और हम्म। आपकी प्रीवियस रिसर्च क्या थी, और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। यही चंद जनरलाइज से सवाल हैं। हम्म। और जो टाइप ए का है उसमें क्योंकि वो फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि आप एचईसी जो होता है वो एक दफा नॉमिनेट कर चुका होता है, तो यूनिवर्सिटी जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी आपका इंटरव्यू लेती है और आपको फिर प्री एडमिशन देकर आपको नॉमिनेट करती है। ये इंटरव्यू ऑन साइट होते हैं या ऑनलाइन जूम पे होते हैं? नहीं नहीं, ये सारे इंटरव्यू ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि ठीक अब है। हमने चैनल तो नहीं जा सकते ऑफ कोर्स। ठीक है। तो हमने जूम हो गया या उनकी डिफरेंट मीटिंग, जो वूव एक मीटिंग ऐप है, वो जैसे हमारा जूम है या उनकी वूव है या उनका वी चैट है, इवन कि वी चैट पर भी वो आपसे जो है वो ले सकते हैं। और मैं अभी तक जो इस सारे मरहले में तकरीबन 4 से 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ, नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशा सारे सिलेक्टेड थे, उन्होंने बाद में बताया, कुछ फीडबैक देते हैं कि आप इस बेस पे जी, सिलेक्टेड हैं? ये होता है कि आपका जो इंटरव्यू जब ले लेते हैं तो आपको 1 दिन या 1.5 दिन के बाद बता देते हैं कि आपके हम्म। हमने पास किया है कि आपने नहीं किया। और माशा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब में मतलब मेरा सब सारा ही पास हो गया था, कुछ का जबरदस्त। नहीं भी होता। हम्म। लेकिन इंटरव्यू पास करना जस्ट नहीं होता, उसमें फिर रैंकिंग बनती है आपकी। अच्छा। मतलब 10 लोग अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसमें फिर रैंकिंग होती है कि आप किस नंबर पे शॉर्टलिस्ट हैं। करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए जी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे आपने बोला डिग्री नहीं रिक्वायर्ड, डिग्री ठीक है, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स आपने बोला, इस तरीके से मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5 कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं? देखें, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है। लेकिन ठीक है। अगर अभी आपने कंप्लीट नहीं की और आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं, अभी कोई बीएससी नर्सिंग के लास्ट सेमेस्टर में है, तो हम्म। वो भी अप्लाई इसमें कर सकता है, ठीक 7वें है। सेमेस्टर में है या 8वें सेमेस्टर में है। जबरदस्त। क्योंकि उनको बस ये ध्यान में रखना है कि जब उन्होंने, क्योंकि सितंबर इंटेक होता है, तो सितंबर से पहले पहले उनकी डिग्रीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक अगर है। किसी की सितंबर से पहले उसे उम्मीद है कि हो जाएगी, तो होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवा कर उसमें अप्लाई आराम से कर सकता है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर हम्म। आपके 7वां सेमेस्टर है तो आपकी फर्स्ट से 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। हम्म। आपके पास रिकमेंडेशन 2 लेटर होने चाहिए, जो आपके प्रीवियस टीचर हैं, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो बनाएंगे। और हम्म। उसके अलावा जो एक और अहम है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो हम्म। आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं। और हम्म। उसके बाद एक आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट का थाना होता है तो वो उसको इशू करता है। तो हम्म। वो आपका फिर ये चंद बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप वर्क सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। हम्म। और इसके अलावा हाँ, स्टडी प्लान भी आपका जो होता है वो भी आपने लाजमी सबमिट करना होता है। स्टडी प्लान के तो बारे में ये थोड़ा सा चंद बताएं, बुनियादी। इसके क्या सेक्शंस होते हैं और आपने किस तरह से लिखा? और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग वीडियोस में कह रहे हो स्टडी प्लान मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है भी या ये बस एक फिलर है, लोग इसको जी जी, हाइप दे रहे हैं? देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाकई इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से कि क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होती है, इवन के जब सीएससी यूनिवर्सिटी से हट के एक सीएससी जो उनकी गवर्नमेंट है, जब वो भी इवन के मेरिट बना रही होती है, तो वो आपके जो स्टडी प्लान है उसको लाजमी चेक कर रही होती है कि आपका जिस सब्जेक्ट में आपकी मोटिवेशन है, क्या वो वाकई उस सब्जेक्ट के लिए उनके पास स्कॉलरशिप्स हैं भी कि नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है तो उनके पास स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक दफा हम्म। जब यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट कर दिया तो मतलब है आपको सीएससी स्कॉलरशिप 90% चांस है आपको देगी ही देगी। तो जबरदस्त। मोटिवेशन में आपको अपना जो हमारा जो मास्टर के लिए होता है वो आसान सा होता है, स्टडी प्लान हम उसको कहते हैं। उसमें हमने अपने बारे में बताना होता है, अपना वर्क बताना होता है, अपनी मोटिवेशन बतानी होती है कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ, मेरा हम्म। प्रीवियस वर्क क्या था और मैं फ्यूचर में क्या क्या वर्क करूंगा। दैट्स इट, इतनी सी बात। सही। आपने खुद लिखा था या किसी से लिखवाया था, चैट जीपीटी से लिखा था, किस तरीके से आपने अपना काम किया अंदर? देखें, आजकल ये बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि क्या एआई इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर एक टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है तो आप क्यों उसको ना यूज में लाकर आप उसमें मतलब अपने तौर पर लिख रहे हैं। हाँ, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं कि एआई स्कोर नहीं होना चाहिए। वो इस सेंस में कि आपने पूरा के पूरा एआई से नहीं लिखवाना। मतलब आप ठीक ये है। कह दो कि ये मैं जा रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन लिख, तो ये बिल्कुल गलत है। हम्म। आपने अपने ख्यालात जो आपके हैं, जो आपकी आप खुद चाहते हैं, आपने सारी डिटेल उसे देनी है। एआई से जस्ट आपने अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट करवानी है, आपने उसको रिफाइन करवाना है। ठीक है। और आपने बिल्कुल एआई पर नहीं इफ्तेसार करना नहीं कि नहीं। आपको एआई लिख कर देगा। सही। और आपने किस तरह से लिखा था अपना?
मैंने सारा अपना लिखा था खुद से ही, हम्म। जो मुझे पता था कि मैं, मेरा नाम ये है, मैंने ये काम किया है, क्योंकि एआई को तो नहीं पता ना मैंने क्या क्या काम किया, मेरे क्या एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट है, मेरे क्या रिसर्च है। तो हम्म। फिर एआई ने खुद ही जो चैट जीपीटी और दूसरा डीप सीक मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है, तो मैंने उन्हें डीप अपनी सीक। सारा मोटिवेशन दिया था। हम्म। तो उन्होंने जस्ट मुझे उसको रिफाइन करके और अच्छे तरीके से सेट या पैराग्राफिंग करके उन्होंने उसने मुझे दी है। हाँ सही, यानी मेन क्रक्स आपने उन्हें बताया, बाकी ये सॉफ्टवेयर ने आपको हेल्प किया और आपने अपनी ईमेल्स, जी अपने एसओपीज, मोटिवेशन लेटर्स वगैरह लिखवाए। बिल्कुल अच्छा मुझे बिल्कुल, मैं मुझे जी रिसर्च पब्लिकेशन का बताएंगे। अक्सर हमें पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है कि एक वाई कैटेगरी की, कोई कहता है एक्स कैटेगरी की, कोई कहता है दो पब्लिकेशन हो। तो सीएससी या हंगरी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी? देखें, कोई खास रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपके पास जो है वो रिसर्च होनी चाहिए, हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। हंगरी जबरदस्त। में भी, और आपका जो सीएसई, अगर आपके पास रिसर्च है तो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आपको जल्दी मिलती है, यूनिवर्सिटी हम्म। आपको अच्छा समझती है कि इस बंदे ने हाँ रिसर्च की हुई है। लेकिन अगर आपके पास जस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जो आपके पब्लिश नहीं है, लेकिन हम्म। आप उनको बयान कर सकते हो, तो वो आपके लिए इनफ है। यानी कोई आपकी आपकी जरूरत आपकी नहीं है कितनी कि आपके पास पब्लिकेशंस रिसर्च थी जब पेपर। आपने अप्लाई किया? देखिए, मैंने तो अभी तक एक भी पब्लिकेशन नहीं की। ठीक है। और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी इंटर्नशिप है, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री नहीं है अभी, और रिसर्च नहीं है, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो सकते हैं तो कोई भी जिनके पास एक्सपीरियंस है, डिग्रीज है, रिसर्च पब्लिकेशन है, उनको भी एफर्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली उनका भी चांस है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा अभी बस दो, एक रैपिड फायर होगा और एक मिथ और रियलिटी, लेकिन मुझे लगता है इस मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, हम इसमें नहीं कर पाएंगे, तो अभी ये बंद होती है, आप 5 मिनट पानी शानी पिएगा, उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। सही है, थक गए होगे बोल बोल, कितनी मेहनत की है। हाँ ना। अच्छा। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएंगे मिस्टर आहत कि स्कॉलरशिप कर ली, इतनी मेहनत आपने की, इतनी सारी मेहनत किस चीज़ के लिए? यानी क्या वो आपको फीस फुल ऑफ करके दे रहे हैं, फीस आप लोगों की माफ है, या आपको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, या आपको हॉस्टल फैसिलिटी है, या कुछ भी नहीं है, या कुछ कुछ है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखें, अगर मैं बात करूं सीएससी के बेनिफिट्स की, जो हम्म। स्कॉलरशिप है, हम्म। तो ये दुनिया की हाई जो पेड और कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। ठीक है। मींस के आपको ये आपकी ट्यूशन फी माफ होती है, ठीक है। बिल्कुल वो खुद कवर कर रहे होते हैं, आपकी हम्म। डॉर्मेट्री आपको अकोमोडेशन यानी कि वो खुद दे रहे होते हैं, आपका जबरदस्त। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो खुद कर रहे होते हैं, और नाइस। उसके अलावा जो सबसे अहम है, आपको लिविंग अलाउंस या स्टेपन दे रहे होते हैं 3,000 RMB, जो ठीक है। पाकिस्तानी रुपयों में करीबन बन रहा है 1,20,000 रुपए, जो माशाल्लाह। आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है। मतलब कि आप, अगर इवन दो के अगर आप इस बेस पे चले जाते हो यहाँ हम्म। से चाइना, तो आप कम से कम वहां पे अपना खर्चा करके भी इतने पैसे बचा सकते हो, जो हम्म। पाकिस्तान में एक नर्स की सैलरी से ज्यादा है। बस आप ये हिसाब लगा। ठीक है। सही। अच्छा इसका हम पार्ट 2 जी रिकॉर्ड करेंगे जब 6 महीने बाद आप चले जाएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब आपका की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है, अब कितना कर रही है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना इंसान बड़ा वो हैंड टू माउथ हो रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देखेंगे। अच्छा अभी आजकल कौन कौन सी, अच्छा क्योंकि अब तो सीएससी सितंबर में आएगी, तो हम डिस्कस कर लें आज कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ओपन है एमएसएन के लिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को हेल्प करें, वो खुद अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई करें, और इतना वेट ना करना पड़े। जी, अगर हम बात करें जो आजकल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हम्म। हैं, क्योंकि अभी वीडियो अभी आप शायद पब्लिश करेंगी, तो हम्म। लोग कहेंगे कि ये तो जो स्कॉलरशिप है ये तो अब गुजर गई, और चाइनीज गवर्नमेंट का जो एक पीरियड था वो अब एंड हो चुका है, 2020 जो 6 का था, अब हम्म। 2027 का जो है सितंबर के बाद से स्टार्ट होगा। तो ठीक अभी है। करंटली जो सितंबर, इसी साल सितंबर के लिए ओपन है, वो मैक्स स्कॉलरशिप ओपन होगी अभी चंद दिनों में। और हम्म। उसके अलावा जो अभी ओपन है वो है कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो ठीक वो है। भी एमएसएन की स्कॉलरशिप है, और जो कजाकिस्तान की टॉप टियर यूनिवर्सिटी है अल्फराबी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो आपको ये ऑफर कर रही होती है। हम्म। और ये देते भी हैं, उसका जो है सबूत ये है, हम्म। क्योंकि पिछले साल इस स्कॉलरशिप पर मेरे एक जो क्लासमेट था, उसने हम्म। अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई नहीं किया था इसमें, हम्म। उसने अप्लाई किया था और उसका एंड पर सिलेक्शन भी हो गई थी। लेकिन क्योंकि जबरदस्त। अभी हमारा उस वक्त, मैंने आपको बताया, हमारा 8वां सेमेस्टर चल रहा था, अच्छा अच्छा। तो हमारे पास इवन के उसके पास ट्रांसक्रिप्ट फाइनल तो आ गई थी, लेकिन डिग्री शिग्री कुछ भी ना उसके पास, इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, तो इस वजह से वो नहीं जा पाया। तो सही। मतलब ये है कि ये स्कॉलरशिप भी आप विन कर सकते हैं। अच्छा इसमें स्टाइपेंड है, फीस ऑफ है क्या, इस स्कॉलरशिप जी, का क्या इसका फायदा है? इसका भी है, इसका भी जो होता है, अभी मुझे इसका ज्यादा, क्योंकि मैंने इसमें इस साल अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, और हम्म। अप्लाई तो खैर पिछली दफा तो नहीं किया, क्योंकि वैसे ही देख रहा हूँ कि, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑप्शन पे कभी भी आपने नहीं रहना चाहिए, आपने ऐसा नहीं करना कि एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया तो आप उस पर बैठ गए। मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, जो, लेकिन फिर भी जो भी स्कॉलरशिप अभी आएंगी मैं उन पर अप्लाई करूंगा, जब जबरदस्त। तक मैं अपनी जो चाइना तक पहुंच नहीं जाता या चलो हंगरी तक जबरदस्त। पहुंच नहीं जाता। जबरदस्त। अच्छा अपना ही अप्लाई तो करेंगे, या यहाँ से व्यूअर्स में से अगर कोई कहता है कि हमें मिस्टर आहद हेल्प कर दें, या पूरा ही प्रोसेस कर दें, अगर कोई पेड सर्विसेज है या कोई गाइडलाइन है, तो उसमें आप हमारे ऑडियंस को या व्यूअर्स या स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबको ये मोटिवेट करता हूँ कि आप खुद अप्लाई करें, आप खुद अप्लाई करें, आप खुद अप्लाई करेंगे हम्म। आपको पता होगा। लेकिन अगर फिर भी हमारे कोई प्रोफेशनल्स हैं जो हम्म। जो न्यूली नहीं है, जस्ट प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो अप्लाई करवाना चाहें, हम्म। मतलब उनको कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो, हम्म। या उनको पता ना हो, या वो कहें कि हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हम नहीं, बिल्कुल ही हमारे पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट हम्म। ईयर चाइना के लिए या अभी भी मैं हेल्प करने के लिए उनको, हम्म। मतलब मैं सोच सकता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जो है
विन स्कॉलरशिप करना आपका काम है। ये कोई आपका प्री वेट एडमिशन नहीं है कि आपने फीस खुद पे करनी है। ये आपका है, आपको एक स्कॉलरशिप विन करनी है। तो हम्म। इसमें अगर मैं भी अप्लाई किसी का करूं, मतलब आपका आप कहें कि आप मेरे लिए अप्लाई कर दो, तो मैं भी अगर अप्लाई करूंगा तो उसमें आपको फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इंटरव्यू आपने देना है, मैंने नहीं यस, देना। समझ तो गए। बाकी जो प्रोसेस है, वो ट्रिक्स हैं कि आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस किस तरह लेनी है, या हम्म। आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारा करना है, तो वो मैं देख कर ही डिसाइड कर सकता हूँ। चलो गुड है। यानी कि अगर मैं आपका नंबर या आपकी ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप उनको अगर थोड़ी बहुत हेल्प है तो आप वैसे भी बता सकते हैं, या अगर पूरा प्रोसेस करना है तो आप उनके चार्जेस वगैरह भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अगर आप लोगों ने करना है। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा फन एक्टिविटी करेंगे। अब आपने हाथ मुझे बताना है, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आपने बताना है कि ये मिथ है या रियलिटी है। यानी कि ये चीज़ बिल्कुल बकवास है, सुनी सुनाई बात है, या ये सच है क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ हुआ है, आप एक्सेप्टेड है कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी से और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर से। ठीक है। अच्छा, पहला है जी। कि ओनली टॉपर्स गेट दी सिलेक्शन इन स्कॉलरशिप, सिर्फ टॉपर्स को ही एडमिशन मिलता है। मिथ या रियलिटी? I will say myth। ये सबसे बड़ी मिथ है। सबसे बड़ी मिथ है, सबसे पहले लिखी है ये मैंने, देख लें। ये सबसे पहले बड़ी मिथ है। हाँ, और आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस चाहिए होते हैं चाइनीज प्रोफेसर या चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ एडवांस में। इसके बारे में बताऊं कि हाँ, ये ये मिथ है आपको कि लगता है कि ये रियलिटी है। मिथ है या ये रियलिटी है? अगर आप, मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है चाइना में, तो फिर भी एडमिशन हो सकता है या ना, नहीं? ये भी मिथ है। अगर आपका कोई जानने वाला चाइना में नहीं है, फिर भी हम्म। आप प्रोफेसर को उनकी मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मिथ है कि अगर आपका कोई उधर मौजूद हो तभी आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। मिथ है। और बीएसएन फाइनल ईयर का स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है सीएसई चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए? मिथ या रियलिटी? 110% हो सकता है, क्योंकि न्यूली ग्रेजुएट को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जिनके स्टडी गैप हो। ठीक है। और मुझे स्टडी गैप से हम्म, सॉरी कोई बात नहीं, आप बात सॉरी करें। फॉर इंटरप्शन। स्टडी गैप से मुराद ये है कि अगर आपने कोई डिग्री की है और उसके बाद आपने ना कोई एक्सपीरियंस, कोई अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया है, और ना ही आप कहीं और आपने फर्दर पढ़ा है, उसको हम्म। स्टडी गैप कहते हैं। अगर आपने उसकी उसी के दौरान अभी तक आपका एक्सपीरियंस मौजूद है स्टडी के बाद का, फिर आपका वो स्टडी गैप कंसीडर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, 20,000 रुपये से कम पैसे लगे हैं मेरे सीएससी में अप्लाई करने और सिलेक्ट होने में। रियल रियल। ये रियलिटी है? दस वैसे हजार आपका से भी कितना कम लगे एक्सपेंस हैं। लगा है शुरू से एंड तक? मेरा जस्ट 2,000 लगा था HEC टेस्ट के लिए अप्लाई करने में। ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन फोटो कापियां करवाने में तकरीबन कोई 500 लगा होगा। तो 1,500 से 2,000, सॉरी 3 से 4 हजार लगे, तो 5 हजार लगा लें अगर हम सही, यानी बीस ज्यादा। हजार से कम भी लगा, कोई लाखों में नहीं पैसे लगे अप्लाई करने 20 तो बहुत ज्यादा है। सॉरी, में। 20 तो बहुत ज्यादा है। सही, 20 नहीं भी अगर कोई ज्यादा 10 दफा है, हैट आप एग्जाम दे देता है फिर भी 20 से ऊपर नहीं फिर लगेगा। भी 20, बिल्कुल 20 हाँ से जी। कम ही लगेगा। सही। अच्छा, क्या कोई भी 3 महीने सिर्फ अप्लाई करके मेहनत करके स्कॉलरशिप विन कर सकता है? मिथ या रियलिटी? रियलिटी। यानी 3 मंथ में डुएबल है। अच्छा, आप सिर्फ एक ही दफा सीएससी में अप्लाई कर सकते हैं? ये भी मिथ है। ये मिथ इस है। तरह है कि इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हम्म। अगर हम एक ही ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक ही यूनिवर्सिटी में टाइप बी पर एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और टाइप ए पर मतलब 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इस साल भी अप्लाई करें, आपका नहीं हुआ, फिर आप अगले साल भी कर सकते हैं, उससे अगले साल, आप जब तक चाहें कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, एक और बात है कि अगर किसी का एडमिशन फाइनल हो चुका है और वो नहीं जाता, मतलब एंड पे नहीं जाता, जब जाने की बारी आती तो फिर उस पर 3 साल का बैन लग जाता है, वो फिर 3 साल में नहीं जाता। ओह, सही, यानी आप सीट वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, सीट वेस्ट। आप पहले उन्हें बता दें कि आप नहीं आ रहे। आप उन्हें कंफर्म कर दें कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और जब आपके टिकट के या आपके अराइवल का टाइम हो, आप कहें कि अब मैं नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि रिसर्च पब्लिकेशन इज मस्ट फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन सीएससी स्कॉलरशिप या हंगरी स्कॉलरशिप। मिथ या रियलिटी? ये भी उसी तरह बड़ी मिथ ये भी उसी तरह बड़ी मिथ है जिस तरह ये है कि सिर्फ टॉपर ही इसको हासिल कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, फीमेल नर्सेज आर मोर सिलेक्टेड इजीली, जल्दी एडमिशन हो जाता है क्योंकि फीमेल रियलिटी। नर्सेज। रियलिटी? रियलिटी इन बेस के मेल हाँ। भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फीमेल से हाँ। मुराद ये है क्योंकि फीमेल इस तरह हो सकते हैं क्योंकि फीमेल अप्लायर कम होते हैं। अभी पाकिस्तान से फीमेल कम सोचेंगी जाने का, तो उनकी ओवरऑल रेशो कम होती है, तो हम्म। उनके जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन हम्म। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें मेल फीमेल वैसे नहीं देखा जाता। वो ये देखते हैं कि अगर आपकी प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप जा सकते हैं। वो मेल फीमेल नहीं देखते। जबरदस्त हो गया। लेकिन आप अगर एक ही फीमेल हैं तो फिर ये आपके साथ कंपटीटर में 10 और मेल कैंडिडेट हैं एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने वाले, तो उस सूरत में शायद ये हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी प्रेफरेंस मिल जाए, सही हो गया। अच्छा, मुझे जाए। थोड़ा सा बताएंगे कि अगर किसी का स्पाउस है तो क्या वो स्टूडेंट वीजा में सीएससी में या हंगरी के साथ जा सकते हैं? कोई डिपेंडेंट्स हैं, किड्स हैं या मदर हैं, तो स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि आपके प्रोफेसर आपसे। जी, क्योंकि अभी मैं खुद तो नहीं किया, लेकिन जहां तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे इसके बारे में काफी इल्म है। हंगरी में तो खैर मुश्किल है आपका जाना, लेकिन आप सीएससी पर, अगर आप मैरिड हैं और आप सीएससी पर जाते हैं तो आप स्पाउस वीजा ले सकते हैं। लेकिन हम्म। आपको जो एक्सपेंसेस हैं उधर खुद ही फिर कवर करने पड़ेंगे, वो चलिए। जितने भी आएंगे। और अगर आप दो हैं, मतलब कपल हैं, आपकी न्यूली मैरिड हैं, तो आपको जितना स्टाइपेंड मिलता है उसमें आप 2 बंदे भी उधर सर्वाइव कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। सही हो गया, चलो 2 बंदे का तो गुजारा हो जाएगा। वैसे भी आपने बोला कि आप आराम स्टाइपेंड खा के आप घर भी बेचेंगे, तो आप तो फिर रख भी सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि जो चाइना में इन्फ्लेशन है वो कम है पाकिस्तान से, तो आपका अच्छा। जो 1,000 RMB मोर देन इनफ होता है आपके लिए। 2,000 RMB आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। सही, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक फील करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम किस तरह अप्लाई करें, समझ नहीं आ रही, आप हमारा कर देंगे वो। तो कोई इस तरह से पावरफुल एक 3 एडवाइसेज जो आप समझते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपका एडमिशन सिक्योर है इस साल इंशाल्लाह। इस साल तो खैर CSE गुजर चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए क्योंकि उसकी प्रिपरेशन भी अभी से करनी होगी। ठीक है। क्योंकि पिछली दफा मैंने भी इधर से ही स्टार्ट कर दिया था, मई से या फिर अप्रैल से। हम्म। तो जो जो सबसे आपको पहला काम करना है वो आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। आपने डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आपने एक तो कंसिस्टेंट रहना है, और दूसरा जो है आपने जो अपना काम है, मतलब हम्म। कि आप जितना इसमें टाइम ज्यादा देंगे तो आपको उतना ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दफा वक्ती करेंगे, आप ये कहेंगे कि बस मैंने अप्लाई का सोचा हुआ है और आप सोचते ही रह जाएंगे, तो फिर इस तरह नहीं होगा। अगर आप उसमें कोई भी रिसर्च नहीं कर रहे, किसी से पूछ नहीं रहे, हम्म। तो ये। और कंसिस्टेंसी। तीसरी बात भी, हम्म। जी तीसरी बात ये है कि आपको इस साल अगर आप नर्सिंग बेस पे और चाइना में जाना चाहते हैं या हंगरी में जाना चाहते हैं, तो अभी से आप हेड टेस्ट को प्रिपेयर करना शुरू करते हैड ड्रेस कैसे प्रिपेयर करें, यही नहीं समझ आती बहुत सारे हैं। लोगों वो देखें, वो उसके लिए भी मैंने पहले बताया, उसके लिए बहुत आपको किताबें भी मिल सकती हैं, आपको यूट्यूब से भी को। है। और अगर आप कोई मेंटोर कर चूज करें तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं इस पे वीडियो अपना कोई चैनल इस तरह बना लूँ जबरदस्त। या किसी गुड हो को गया। वैसे कोचिंग दे दूँ, तो वो भी पॉसिबल है। और वो खुद से स्पेसिफिकली भी ये कर नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि जी। आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं कि वो किस तरह तैयारी करें और इस चीज़ को विन करें, स्कॉलरशिप्स को। देखें, उनके लिए तैयारी करना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पास कैंडिडेट हैं सबने मैट्रिक तो किया ही होता है ना। हम्म। डिप्लोमा के लिए भी आपको मैट्रिक चाहिए होता है, और हम्म। ज्यादातर हमारे पास अभी FSC वाले हैं। तो हम्म। उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट उनको ट्रिक्स बताऊं और बेसिक मैथ आती हो, जस्ट। हम्म। और इंग्लिश भी वही जो उन्होंने मैट्रिक FSC में की है, वही। उससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली या इस तरह कोई पेचीदा इंग्लिश नहीं है उसमें, ठीक आसान है। से हो सकता है। सही। यानी कि अगर आपको हमें राइट पाथ और राइट मेंटोर, जी, उसको यानी हम कुछ करना इस है। पे और वेबिनार भी कर सकते हैं, या आप इसमें पर्सनली क्लासेस वगैरह भी अरेंज करवा सकते हैं कि अगर हाँ, आप हैट की तैयारी बिल्कुल। 4 लेक्चर्स में, 5 लेक्चर्स में, अगर जी कुछ सीरीज करनी हो। देखिए, इसमें अगर आपकी आपके पास क्योंकि ऑडियंस है, तो अगर आप इस बारे में थोड़ा सा आपको हो, तो फिर मैं आपका इसमें वेबिनार में या इस तरह कर सकता हूँ आपके साथ जबरदस्त हो गया। कोऑर्डिनेशन से। कितने क्योंकि कोऑपरेटिव है मिस्टर एक आहद, बंदे का देख लें। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म। अच्छा, अभी हम रैपिड फायर करेंगे। छोटा सा 3-4 सवाल है, ठीक है? आपने बताना है विच वन इज बेटर, आपने अपने लिए या एक ओवरऑल ऑडियंस के लिए, ठीक है? चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप, विच वन इज बेटर? यस सर, नो में जवाब देना है या उसकी विच इज साथ बेटर, बताना भी है? सीएससी बेटर है या हंगरी बेटर है? अगर आपने कुछ भी कमाना नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए चाइनीज बेटर है। अगर आप काम भी कर सकते हैं तो आपके लिए हंगरी गुड हो गया। अच्छा, सेल्फ अप्लाई या कंसल्टेंट्स, कौन सा बेटर है? बेटर। सेल्फ अप्लाई। सेल्फ अप्लाई, ठीक है। आइल्स या ओईटी? आइट्स, दोनों ही नहीं। या दोनों ही नहीं। है ना? अगर इनमें करें तो आइट्स इस तरह से OET, क्योंकि कहते हैं कि प्रोफेशनल आपको आइट्स में आपके पास आपकी मेजर के अलावा भी आप डिफरेंट मेजर में भी जा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारी ये सबसे बड़ी तमन्ना है कि हम अपने मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में जाएं, तो आइट्स के पास आपके पास ऑप्शन ज्यादा वसी बढ़ हो जाता जाए। है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आइल्स के बगैर हुआ है तो अगर कोई और है उनका भी हो सकता है। सही है, तो जरूरी नहीं आप हाँ 1 लाख बिल्कुल, रुपया अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तब भी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, चाइना एज अ कंट्री रहने के लिए लाइफस्टाइल, या हंगरी एज अ कंट्री, विच वन इज बेटर? चाइना। चाइना बेटर है, चाइना। ठीक है। अच्छा, एमएसएन या एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग, विच वन इज बेटर? MSN। एमएसएन, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ हम रैप अप करेंगे अपना इंटरव्यू। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, इस वीडियो को बनाने का जो मेजर मेजर मकसद है वो यही है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हमने भी अप्लाई करना है, हम किस तरीके से जाएं। और मेरा पर्सनली ये दिल करता है कि अगर बाकी फील्ड्स के बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हमारी नर्सिंग में जैसे आहत जा रहा है, और बहुत सारे हमारी नर्सिंग के भी देख के मोटिवेट होना चाहिए, उन्हें इंस्पायर होना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटीज। सॉरी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि सिर्फ ये 2-3 कंट्रीज नहीं है आपके लिए हम्म। MSN के लिए। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपके लिए नॉर्थ साउथ कोरिया मौजूद है, हम्म। आपके लिए UK मौजूद है। ये अगर आप, मैं हैट की जो बार बार बात कर रहा हूँ, अगर हम्म। आप हैट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। तो आपके आपके पास अमेरिका के मौजूद है। अगर आपने MSN कर लिया है और आप PhD के लिए जा रहे हैं, तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपके लिए खुली है। आपके लिए हुनर, या ये जो एहसास स्कॉलरशिप होती थी, ये HEC के थ्रू अमेरिका के लिए खुली है। और इसके हम्म। अलावा आपके पास जर्मनी के ऑप्शन मौजूद हैं, और डिफरेंट और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये ये सब चंद कुछ एक है जब आप कंट्रीज एफर्ट करेंगे, आप सर्च करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप अपनी एनर्जी और हैं। टाइम रिसोर्सेज लगाएंगे। सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे? और हाँ, मैं मिस्टर आहत का नंबर या ईमेल डेफिनेटली नीचे या स्क्रीन पर डाल दूंगी। आप में से जो भी उनसे वो सर्विसेज लेना चाहते हैं या गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो वो फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जी, मैं यही एंड पर मैसेज दूंगा कि हमारी जो अभी नर्सिंग के स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, हम्म। तो बहुत ज्यादा इस फील्ड का अभी बहुत पोटेंशियल है।
हम्म मतलब अभी इसमें बहुत कम लोग इधर उधर गए हुए हैं, आपका कंपटीशन कम है। हम्म आप कोशिश करें कि आप अपने आप को कम से कम मास्टर तक लेकर जाएं, क्योंकि हम अभी जब मैं सर्च कर रहा था तो बाहर के मुल्क में तकरीबन लोगों ने मास्टर किया होता है। तो जब हम्म आप मास्टर होंगे, अगर आपने बेड साइड नर्सिंग भी करनी है, तो आप उसको भी उतने अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और जो हमारी सोसाइटी में ये टैबू है या ये मिथ्स हैं, ये इंशाल्लाह इसी के थ्रू ही खत्म हो सकते हैं, जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। जबरदस्त हो गया। और थैंक यू सो मच, आई जेनवनली जेनवनली वांट टू थैंक यू। आपने पिछली दफा भी, एक दफा हमने पहले भी कनेक्ट किया, लेकिन कनेक्टिविटी इशू था। आज आपने दोबारा टाइम दिया ना, वेरी एक्चुअली हम्बल कि आपने इतना कोऑपरेट किया। और हम ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे आपके अगर एसओपी या ईमेल वगैरह होंगे, ताकि वो लोग भी हेल्प आउट हो सके। और आपके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, जब वो भी जाएंगे चाइना तो वो आपको मैसेज करेंगे, देखिए हमने आहद आपकी वीडियो देखी थी और हमने अब अप्लाई कर दिया। ठीक है। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हम्म, आपने ये जो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये हम्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन के मैंने जब अप्लाई चाइना के लिए किया है, मैं इवन के पहले अप्लाई कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई तो मुझे हम्म, बहुत खुशी हुई कि कोई कोई हम्म, ना कोई ऐसा है जो इस सब हमारे जो फील्ड है इस पर भी इस बारे में गाइड कर रहा है कि आप हायर हम्म। एजुकेशन की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच। और आपके पास मैंने देखा ट्राइपॉड भी है, ग्रीन स्क्रीन भी है पीछे, सारी चीजें हैं। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल भी एक्टिव होना चाहिए। उसका इंशाल्लाह मैं भी लिंक नीचे लगाऊंगी, ताकि आप भी अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, बल्कि अपनी जर्नी शेयर करें भी। आपने चाइना में जाना है तो बताएं वहाँ जाके किस तरह की रियलिटीज है वहाँ पे, क्या वाकई ये जो चीजें कह रहे हैं, ये उसकी स्टडीज कैसी हैं, लैंग्वेज बैरियर किस तरह का है, स्टाइपेंड किस तरह का है, एनवायरनमेंट कैसा है। हाँ, अगर आपके प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो अपलोड होगी, अगर रिक्वेस्ट आई कि मुझे यूट्यूब या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस पर स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स के बारे में और हम्म। नर्सिंग मेजर पर ही बनानी चाहिए, तो फिर सोचा आपने जा बनानी सकता है, है। मैं आपको कह रही हूँ। आपने ऑडियंस पे नहीं रहना। आप बनाए, आप इंशाल्लाह बनाना शुरू करेंगे, आपको बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फिर जिस तरह चले, आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, क्योंकि आपके पास मैंने देखी चीजें सारी पड़ी हुई है, बस अब बनाने की, अभी बना लें एक आधी वीडियो। इंशाल्लाह। सही है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। और बड़ा अच्छा लगा, सही है, जनरली ये इंटरव्यू करके। ठीक है। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चंस वगैरह ओके। हुए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे, मैं या पर्सनली रिप्लाई कर देंगे नीचे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। एंड मीटिंग।